हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के जो साइंस वाले चैप्टर चल रहे थे दोस्तों, यानी चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ लिया था कल, यानी इसके पिछले वीडियो में दोस्तों पढ़ लिया था विभव क्या होता है, विद्युत क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ओम का नियम भी उसमें पढ़ लिया था, ओम के नियम को कैसे सत्यापित करते हैं ये भी सब पढ़ लिया था। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिरोधकता, यानी उसी टॉपिक से, यानी चैप्टर नंबर 3 का ही, लेकिन आगे जो टॉपिक है उसी में उसी को दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों प्रतिरोधकता क्या होती है इसको भी देख लेते हैं डिटेल से। दोस्तों प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उस चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। दोस्तों क्या होता है, अगर कोई चालक है तो उसके प्रतिरोध के जो दोस्तों होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को ही चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। अब देखो परिभाषा क्या है, अगर किसी एकांक लंबाई मान लिया एकांक मतलब एक होता है, ठीक है, लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोधी उस चालक की प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। दोस्तों इसको अगर गुणा यहाँ पे लिखा है लेकिन ओम इंटू मीटर बोला जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे देख लेते हैं पदार्थ की प्रकृति पर, यानी दोस्तों ये किस प्रकार निर्भर करता है प्रतिरोधकता। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बहुत कम होता है। दोस्तों कितना होता है, बहुत कम होता है, यानी धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध बहुत कम होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों धातु एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, अतः इनका प्रतिरोध भी बहुत कम होता है, इनका प्रतिरोध भी बहुत कम होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं धातुओं का एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की कोटि दोस्तों क्या होती है, 10⁻⁸ से 10⁻�6 ओम इंटू मीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों, 10⁻⁸ मीटर से, यानी 10⁻⁸ से कितनी होती है, 10⁻�6 ओम इंटू मीटर होती है, ओम इंटू मीटर होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता की कोटि 10⁻12 यानी 10⁻12 से 10⁻17 ओम इंटू मीटर की परास में होती है दोस्तों, ओम इंटू मीटर की परास में होती है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्या लिखा गया। ऐसे दो धातुओं के नाम में लिखिए जिनका उपयोग विद्युत तार तथा एवं विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोस्तों कौन सी धातुएं हैं, एल्युमिनियम और कॉपर धातुएं होती हैं। कौन कौन सी, एल्युमिनियम और कॉपर धातुओं का किसमें यूज किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है विद्युत परिपथ और विद्युत तार में बनाने में दोस्तों किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उस धातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है। दोस्तों उसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों नाम है। इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों, 74 होता है। कितना होता है, 74 होता है, ये भी याद कर लेना। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ एक सवाल से एग्जाम्पल में दिया है, जैसे लिखा है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है 1200 ओम है। ठीक है, इस बल्ब को 220 वोल्टता स्रोत से संयोजित किया गया है, तो यह बल्ब कितनी विद्युत धारा लेगा। दोस्तों कितनी विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का मतलब दोस्तों आई कितनी लेगा। ठीक है, तो आई इसमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, पहले इसमें दिया क्या क्या, प्रतिरोध दिया यानी आर का मान दिया 1200 ओम दिया है, वोल्टता मतलब यानी वोल्ट, वी दिया है, कितना दिया है 220 वोल्ट, और ज्ञात क्या करनी है दोस्तों, विद्युत धारा यानी एम्पियर में ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों अब हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमको आई पता करना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो अब इसमें रख देते हैं मान, तो रखेंगे तो 220/1200 तो कितना आ जाएगा, आई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.18 एम्पियर आ जाएगा। आई को किस में लिखते हैं दोस्तों, आई को एम्पियर में मापते हैं, यानी धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं,
प्रतिरोधकों के निकाय प्रतिरोध का प्रतिरोध। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। प्रतिरोधों को परस्पर संयोजित करके निकाय बनाया जाता है। कैसे? जैसे बहुत सारे प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं तो एक निकाय बनाया जाता है। प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। दोस्तों ये बता रहे थे, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे तो देख लेते हैं कौन कौन से दो क्रम होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। श्रेणी क्रम क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का ऐसा निकाय जिनमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार n प्रतिरोध को इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे इस टाइप से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये जुड़े होते हैं, ये इस टाइप से इसमें प्रतिरोध जुड़े होते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। और nवें प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं, परिपथ तैयार किया जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को एक समान होती है। दोस्तों एक समान होती है, लेकिन विभवांतर का मान बदलता रहता है। श्रेणी क्रम में यही होता है। ठीक है, माना 3 प्रतिरोध हैं दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जैसे R1 R2 R3। ठीक, 3 प्रतिरोध ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। अब देख लेते हैं, माना प्रवाहित धारा कितनी है दोस्तों, I एम्पीयर है। ठीक, I है, अतः प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाता है, V1 बराबर IR1। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी पहले पे कितना हो जाएगा, फिर दूसरे पे क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसके बाद क्या हो जाता है, I इसलिए नियत है क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में एक समान की धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों क्या होती है दोस्तों, देखो I सभी में एक जैसा ही है। देखो I इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब I इसलिए नियत है क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित जो हो रही है वो सेम ही है, हर जगह सेम रहेगी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब मान लिया अगर समांतर क्रम को समझना है तो क्या समझेंगे दोस्तों, अगर तीनों प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर बैटरी के तुल्य विभवांतर के तुल्य हो दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। ये अगर लास्ट में यानी इसी को अगर देख रहे हैं, ठीक है, अब इस रेडी क्रम में ही चल रहा है, तो अगर तीनों प्रतिरोधों को अगर दोस्तों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बैटरी के विभवांतर के तुल्य हो गया, ठीक है, तो यानी तुल्यता विभवांतर, तो V बराबर IR होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो वो वाले सभी मान रख देते हैं, तो V बराबर क्या हो जाता है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 V3। तो V की जगह सबका मान रख देंगे। V1 की जगह क्या है IR1, V2 की जगह क्या है IR2 और V3 की जगह है IR3। अभी ये ऊपर निकाल चुके थे। ये मान रखने के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इसी यही प्रतिरोध श्रेणी क्रम वाला प्रतिरोध ज्ञात हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम इसी को बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों का योग होता है। यदि प्रतिरोध n होते हैं तब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी डॉट डॉट करके Rn तक हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है, 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 2 ओम के दोस्तों, यानी 2 ओम, एक दूसरा भी वो 2 ओम का प्रतिरोध है, दोनों श्रेणी क्रम में समायोजित किए गए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1, श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 होता है। तो इसका मान रख देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4 हो जाता है। R को काहे में लिखते हैं दोस्तों, प्रतिरोध को काहे से डिनोट करते हैं दोस्तों, R का मात्रक प्रतिरोध होता है, तो नहीं R को काहे में लिखते हैं दोस्तों, प्रतिरोध को ओम से लिखते हैं, तो यानी ओम 4 ओम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम क्या होता है, या पार्श्व क्रम इसको बोलते हैं। समांतर क्रम को ही क्या बोलते हैं दूसरा नाम है दोस्तों पार्श्व क्रम। अगर परीक्षा में पूछ दिया कि पार्श्व क्रम क्या होता है तो दोस्तों याद रखना इसको। चलिए देख लेते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि ताकि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे बैटरी के एक टर्मिनल से तथा दूसरे सिरे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़े हों, ठीक है,
और तो प्राप्त संयोजन को समांतर अथवा पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, अगर पहला टर्मिनल दोस्तों पहले बैटरी के पहले टर्मिनल से जुड़ा होता है, दूसरा किससे, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है। उसमें क्या था, उसमें एक से ही जुड़ा था, लेकिन उससे जब दूसरा जुड़ते थे फिर दूसरे से तीसरा जुड़ता था, ऐसे इस प्रकार से जुड़ते थे। चलिए देख लेते हैं। पार्श्वक्रम में संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी तो समान होता है। ठीक है, अगर विभवांतर है तो उसमें समान होता है। उसमें क्या समान थी, धारा समान थी, इसमें क्या विभवांतर समान होगा। ठीक है, लेकिन प्रवाहित धारा अलग अलग होती है। ठीक है, प्रवाहित धारा अलग अलग होती है। चलिए अब देख लेते हैं इसको। अगर प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी होगी दोस्तों, I1 बराबर V/R1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दूसरे में, तीसरे में, ठीक है, तो ये 3 तक हो गया। 3 के बाद क्या हो जाता है, अगर देख लेते हैं इसी प्रकार nवें प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, IN बराबर V/RN हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधों में प्रवाहित तुल्य धारा क्या हो जाती है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। ठीक है, I3 के बाद I1 I2 I3 का मान रख देंगे। रखने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका मान ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो V/R1, देखो हमने क्या I का मान रखा था, I बराबर V/R होता है, तो यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया, यानी R1/R2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर I1 का मान क्या था दोस्तों, V/R1 था, और I2 का मान क्या था, V/R2 था। ठीक है, रखने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, अब 20 में से कॉमन ले लेंगे, सभी से कॉमन ले लेंगे, तो 1/R1 बचेगा, 1/R2 1/R3 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, समांतर क्रम का हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। ऊष्मा का तापीय प्रभाव क्या होता है। ऊष्मा का तापीय प्रभाव क्या होता है, जब हम विद्युत ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग प्रतिरोधकों में खर्च हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोधक जो लगे होते हैं उसमें खर्च हो जाता है, जबकि शेष भाग ऊष्मा के रूप में वातावरण में क्षयित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ऊष्मा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मा का तापीय प्रभाव कहते हैं। वातावरण में क्षयित ऊष्मा दोस्तों H बराबर I/2RT होती है दोस्तों, और H क्या होती है, क्षयित ऊर्जा होती है, I क्या होती है, प्रवाहित धारा होती है, R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, T क्या होता है, समय होता है। इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जूल का तापन नियम भी कहते हैं इसको। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे विद्युत शक्ति क्या होती है, ये बहुत पूछा जाता है, विद्युत शक्ति क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। किसी बैटरी द्वारा एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, दोस्तों ध्यान से देख लो, क्या है, सिंपल सी परिभाषा। अगर कोई किसी बैटरी द्वारा एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, किसको कार्य करना पड़ता है, बैटरी को, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक दोस्तों वाट घंटा होता है। क्या होता है, वाट घंटा होता है। चलिए P बराबर, अब फार्मूला क्या हो जाता है, P बराबर VI हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो इसका मान रख देंगे दोस्तों। क्या हो जाता है, यहाँ पर होने के बाद P बराबर I/2R हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। विद्युत शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा है, और किलोवाट घंटा 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊष्मा होती है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 10 की पावर 6 जूल होता है दोस्तों। 10 टू द पावर 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, देखो कितना होता है, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे हिंदी में लिखा है, लेकिन देख लेते हैं। 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, कितने बराबर, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है।
आगे देख लेते हैं। ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से राशि का मात्रक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन है ओम यानी ओम एक्स मीटर निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक है। किसका मात्रक होता है दोस्तों, ये पढ़ाया था। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक क्या होता है दोस्तों, विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है विभव का मात्रक है, ये तो पढ़ लिए दोस्तों, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में दोस्तों क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा सेम रहती है दोस्तों, धारा समान बहती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, धारा समान रहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है दोस्तों, प्रत्येक का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। यही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है दोस्तों। धारा का मापन कौन करता है, धारा का मापन अमीटर करता है। कौन करता है, अमीटर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसको पढ़ चुके थे दोस्तों, क्या है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या होता है दोस्तों, यह नियम ओम का नियम कहलाता है। सिंपल सा क्या है, ओम का नियम कहलाता है। क्या नियम है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, निश्चित ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है दोस्तों, ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता दोस्तों क्या कहलाती है। विद्युत धारा द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहलाती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाला सुरक्षा उपाय क्या है। सुरक्षा उपाय क्या है, देख लेते हैं। क्या लिखा है, MCB ये भी होता है। अगला क्या, फ्यूज तार, ये भी यूज किया जाता है दोस्तों। और उपयुक्त दोनों, तो यानी दोनों का यूज किया जाता है। किसका, MCB और फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा दोस्तों मात्रक है विद्युत धारा का। किसका मात्रक है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों, किलोवाट घंटा। अभी इस पीछे पढ़ चुके थे पिछला क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। विद्युत फ्यूज किस प्रकार से परिपथों तथा उपकरणों को प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, उच्च विद्युत धारा को अनावश्यक रूप से उसमें प्रभावित ना होने देकर करता है दोस्तों, सुरक्षा करता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उच्च विद्युत धारा को अनावश्यक रूप से प्रभावित होने से करता है। अगला क्या है, उपयुक्त दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें यानी उच्च धारा को अनावश्यक रूप से उसमें प्रभावित होने से करता है, यानी रोकने। तो चलिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। दूसरा डाउट है, ठीक है, दूसरा यानी गलत है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में बहने वाले आवेश को क्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, यानी ऊर्जा की दर कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे है दोस्तों विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है।
तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, शून्य होता है। एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना होता है दोस्तों। इसको ये पढ़ चुके हैं, यानी 1 कूलाम के दोस्तों पढ़ चुके हैं, 1 कूलाम की परिभाषा हम पढ़ चुके थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में लगा अमीटर किस राशि का मापन करता है दोस्तों। किसका मापन करता है, धारा का मापन करता है, यानी विद्युत धारा का मापन करता है, कितनी आ रही है करंट। ठीक है। किसी परिपथ में लगा वोल्टमीटर किस राशि का मापन करता है दोस्तों, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का करता है दोस्तों, और विद्युत ऊर्जा का करता है, धारा का करता है, ऊर्जा की दर करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का दोस्तों मापन करता है। अगला क्वेश्चन है, जूल अथवा कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है दोस्तों। किसका मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है दोस्तों। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है दोस्तों, लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करती है दोस्तों। किस बात की निर्भर करती है दोस्तों, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। आगे देख लेते हैं क्या है, चालक की प्रकृति पर, चालक की आकृति पर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रोजाना क्लासेस मिलती रहेंगी। आज का सेशन कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।